नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन ने राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटना शुरू किया था और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश और उसमें अपन ने शुरू कर रखा है अरावली के बारे में। पश्चिमी प्रदेश की अपन ने चर्चा कर ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश की। अरावली की चर्चा अपन कर रहे थे। लैब असिस्टेंट राजस्थान का ये टॉपिक है। सेकंड ग्रेड में ये फर्स्ट पेपर में टॉपिक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वीडियो में भी खूब सारे टॉपिक इसमें फर्स्ट पेपर में आए थे। तो राजस्थान के अंदर अपन अरावली जो पर्वत श्रेणी है उसकी बात करें तो उसका जो उत्तरी अरावली वाला जो भाग था उसकी चर्चा अपन ने ऑलरेडी कर ली। अब आज करते हैं मध्य अरावली पर्वत। मध्य अरावली पर्वत मुख्य रूप से अपन देखें तो ये वाला जो भाग है, यानी अरावली फैली किस दिशा से किस दिशा की ओर है, तो यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ये फैली हुई है। तो इसमें यदि अपन देखें इसकी लंबाई कुल कितनी है, 650 किलोमीटर है। यदि आज दिल्ली तक है, ये कहाँ तक फैली है, दिल्ली तक फैली हुई है। कुल लंबाई कितनी है, 650 किलोमीटर के आसपास में, 692 किलोमीटर के आसपास में इसकी कुल लंबाई है। 550 राजस्थान के अंदर है। ठीक है, तो ये चर्चा अपन ने पहले कर ली है। यहाँ गुजरात से ये शुरू होती है, ठीक है ना, गुजरात पालनपुर से शुरू होती है। ठीक है, राजस्थान के अंदर आबू के अंदर यहाँ सिरोही आबू से शुरू होती है पहाड़ियाँ। और यहाँ अपन देखें, यहाँ खेड़ब्रह्म है। खेड़ब्रह्म में गुजरात से शुरू होकर के यहाँ पे खेतड़ी, सिंगाणा, झुंझुनू जिला जो है यहाँ तक इसका विस्तार है। तो ये चर्चा अपन ने पहले कर ली है। बेसिकली अपन देखें तो ये उत्तरी अरावली था और ये अब अरावली का दूसरा पार्ट मध्य अरावली की बात करते हैं। मध्य अरावली जो पर्वतीय भाग है वो मुख्य रूप से अजमेर में फैला हुआ है, मुख्य रूप से अजमेर जिले में है। इसके अलावा दूसरा भाग जो इसका है, टोंक का जिला जो है उसके दक्षिणी भाग के अंदर भी इसका विस्तार है। ठीक है, और इसके अलावा जयपुर जिला है उसका दक्षिणी भाग, तो जयपुर, अजमेर और टोंक जिलों में मुख्य रूप से ये फैला हुआ है। यहाँ पे देखें अपन, यहाँ पर अरावली संपूर्ण श्रेणी में सबसे ज़्यादा संकड़ी, जिसको अपन बोलते हैं, चौड़ाई कम है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ सबसे अधिक संकड़ी है, अर्थात इसमें यहाँ इसका चौड़ाई का बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो यहाँ मध्य अरावली के अंदर इसकी चौड़ाई कम पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ जो मध्य अरावली वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जो पहाड़ियाँ पाई जाती है, अजमेर के चारों ओर की जो पहाड़ियाँ हैं उनको नाग पहाड़ियाँ कहा जाता है, नाग पहाड़ियाँ कहते हैं। और यहाँ से आपको पता है लूणी नदी निकलती है, लूणी नदी का उद्गम यहीं पे है। ठीक है, लूणी नदी इसी भाग से निकलती है, नाग पहाड़ी से निकल करके पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और आगे जाकर के कच्छ के रन की ओर चली जाती है, खंबात की खाड़ी की ओर। तो और उसकी सारी नदियाँ इसमें शामिल होती है, जिसमें लीलड़ी, जोजड़ी, सुकड़ी, मिटड़ी, ठीक है ना, जवाई, गुइया, तो कूप नदियाँ इसकी साइड है जो इस भाग में प्रवाहित होती है। तो यहाँ की जो पहाड़ियाँ उनको क्या बोलते हैं, नाग पहाड़ियाँ बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ की चोटी यदि अपन देखें तो मध्य अरावली की जो चोटी है वो महत्वपूर्ण जो चोटी यहाँ की है उसका नाम है तारागढ़। तारागढ़ है और इसके ऊपर, तारागढ़ के ऊपर यहाँ एक किला भी बना हुआ है। अजमेर में की जो किला बना हुआ है तो तारागढ़ पहाड़ी पर है, तारागढ़ का किला। और ये जो लगभग है 870 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंचाई इस पहाड़ी की, 870 मीटर ये ऊंची पहाड़ी है। तो मध्य अरावली में जो चोटी अपन देखें तो महत्वपूर्ण यही चोटी है, तारागढ़ चोटी। ठीक है ना, जिसके ऊपर एक किला भी बना हुआ है। यहाँ अजमेर के अंदर जो पहाड़ियाँ पाई जाती है जैसे नाग पहाड़ियाँ, और दूसरा यहाँ है, अपने नाम सुनते हैं अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है ना, मेरवाड़ा नाम सुनते हैं। अजमेर मेरवाड़ा जब रियासत काल में था, जब राजस्थान का एकीकरण का था, उस समय एक शब्द आता था अजमेर मेरवाड़ा। तो जो मेरवाड़ा है उसके अजमेर के चारों ओर की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें मेरवाड़ा पहाड़ियाँ भी पाई जाती है, उन पहाड़ियों के क्षेत्र को मेरवाड़ा भी कहा जाता है। नाग पहाड़ियाँ हैं, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। मेरवाड़ा क्यों कहते हैं,
यानी यहाँ मेर जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं, यहाँ मेर जाति के लोग निवास करते हैं, लोग रहते हैं। तो उन्हीं के जाति के नामकरण के आधार पर इसका नाम क्या कर दिया, मेर जाति की अधिकता के कारण क्या नाम कर दिया इसका, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ इसका नाम कर दिया गया। तो ठीक है, तो ये अजमेर के अंदर मध्य अरावली में मेरवाड़ा है, इसमें यहाँ पर नाग पहाड़ियाँ पाई जाती है और लूणी का उद्गम भी यहीं से होता है। और महत्वपूर्ण बात, यहाँ अरावली सबसे संकड़ी है, यानी कम चौड़ाई अरावली की राजस्थान में देखें तो यहीं पे पाई जाती है। ये महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। और यहाँ की जो चोटी है, जो महत्वपूर्ण पहाड़ी यहाँ की है, तारागढ़ की पहाड़ी है, जिसके ऊपर किला भी पाया जाता है और इसकी ऊंचाई लगभग 870 मीटर पाई जाती है। और यदि मध्य अरावली की औसत ऊंचाई की बात करें अपन, औसत ऊंचाई की बात करें मध्य अरावली की, तो औसत ऊंचाई इसकी जो है वो लगभग 750 मीटर है। यहाँ की औसत ऊंचाई कितनी है, 750 मीटर के आसपास में है। तो इसका कोई ज़्यादा विस्तार तो इसमें है कुछ है नहीं। यदि यहाँ से प्रश्न आता तो मध्य अरावली की चोटी की बात आती होगी, फिर इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ, मेरवाड़ा और नाग पहाड़ियों की बात आ सकती है, इसमें ये कितनी संकड़ी है इसकी बात आ सकती है, ये कौन कौन से जिलों में फैली हुई है, अजमेर, टोंक और जयपुर के, अजमेर पूरा आता है इसमें, टोंक और जयपुर का दक्षिणी, टोंक का पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी, जयपुर का दक्षिणी भाग इसमें शामिल होता है। तो इन जिलों में मुख्य रूप से ये फैली हुई है, ठीक है। अगला बिंदु इसका है दक्षिणी अरावली। अगला बिंदु इसका है दक्षिणी अरावली। मध्य के बाद में दक्षिणी अरावली। यदि मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपको लैब असिस्टेंट सेकंड ग्रेड का प्रथम पेपर, फर्स्ट ग्रेड का प्रथम पेपर, फर्स्ट ग्रेड की सब्जेक्ट की ऑल ओवर जो तैयारी है वो आपको कराएंगे, हमारे चैनल के माध्यम से करवाएंगे। तो आप ज़रूर हमसे जुड़े रहें और अपने चैनल को आगे से आगे प्रमोट भी करें, ताकि हमारा हौसला भी बढ़ता रहे और हम आपके लिए नए नए वीडियोज़, नई जानकारियाँ संपूर्ण भूगोल की लेकर आते रहे, ठीक है ना। उसमें कोई चार्ज आपके नहीं है, कोई इसी तरह की कोई फीस नहीं है, ठीक है। तो दक्षिण अरावली की बात करते हैं अपन। दक्षिण अरावली देखिए यहाँ से शुरू होती है और दक्षिण में अपन देखें तो सिरोही तक है, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से जो जिले शामिल होते हैं, दक्षिण अरावली किन किन जिलों में फैली हुई है, जिलों की बात करें तो यह मुख्य रूप से उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर और यहाँ पे आ गया राजसमंद, इन जिलों में मुख्य रूप से ये फैली हुई है। उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर और राजसमंद, ठीक है ना। यहाँ डूंगरपुर, यहाँ उदयपुर, यहाँ सिरोही, यहाँ राजसमंद, तो इन जिलों में मुख्य रूप से ये फैली हुई है, ठीक है ना। यहाँ यदि अपन देखें तो सबसे अधिक ऊंची अरावली की सबसे अधिक ऊंचाई यदि है तो किस में है, दक्षिणी अरावली में, किसमें, दक्षिणी अरावली में है, ठीक है। औसत ऊंचाई यदि अपन इसके देखें, यदि यहाँ की औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई लगभग 900 मीटर है, यानी यहाँ पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 900 मीटर से अधिक पाई जाती है। तो काफ़ी अधिक ऊंची पहाड़ियाँ यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा यदि अपन देखें कि इस भाग में जो पहाड़ियाँ हैं, जो अरावली है, वो किन चट्टानों, किन सेलों से बनी हुई है, तो यहाँ की सेलों की बात अपन करें तो यहाँ ग्रेनाइट की प्रधानता है, ग्रेनाइट की प्रधानता यहाँ पाई जाती है यहाँ की सेलों में। और यहाँ का जो अवशिष्ट पर्वत है वो नदियों के द्वारा घर्षित होने के कारण यहाँ की जो संरचना है उसको इनसेलबर्ग, यानी नुकीली आकृति, अपर्दन से इस तरह की जो नुकीली आकृति बन जाती है, पहाड़ियों पर शिखर इस तरह के सिरे बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की जो आकृति है उसको वैसे तो अरेत बोलते हैं, जो बर्फीले क्षेत्र वहाँ पे और ऊपर उठे हुए भाग है, तो ये संरचना एक तरह से इनसेलबर्ग कहलाती है। तो इस तरह की आकृति अपने यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है ना। ये घर्षण से हो जाता है। और यहाँ चट्टान कौन सी है, ग्रेनाइट की प्रधानता पाई जाती है, ठीक है। ग्रेनाइट है बहुत अधिक मात्रा में, जालोर के अंदर है, अपन देखते हैं ग्रेनाइट खूब मात्रा में प्राप्त होता है। तो यहाँ की सेलें पाई दक्षिणी अरावली जो है उसकी, ठीक है। अब ये अपन देखते हैं यहाँ की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी है। जब चोटियों की बात करें अपन
तो इस भाग में मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण चोटी है, जैसे अपनी गुरु शिखर 1722 मीटर है, पुरानी किताबों में 1727 मीटर आता था और ये 1722 मीटर ऊंची, ठीक है। और ये सिरोही के अंदर है, माउंट आबू सिरोही में, ठीक है। उसके बाद में यदि अपन देखें तो इसी भाग में अचलगढ़ श्रेणी है 1380 मीटर, ये भी सिरोही में ही है, ठीक है। उसके बाद में अपन देखें शेर 1597 मीटर, तो ये भी सिरोही के अंदर ही है। आबू पर्वत ये भी सिरोही में है, 1295 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना, तो ये भी सिरोही में है। और देलवाड़ा या दिलवाड़ा की चोटी ये भी सिरोही में ही है, 1442 मीटर। इस प्रकार से सिरोही के अंदर प्रमुख चोटियाँ की बात करें अपन तो है गुरु शिखर सबसे महत्वपूर्ण चोटी है 1722 मीटर। उसके बाद में 1380 मीटर अचलगढ़ है, शेर 1597 है, आबू 1295 है और दिलवाड़ा 1442 मीटर ऊंची है। तो ये सारी सारी चोटियाँ कहाँ स्थित है? सिरोही के अंदर स्थित है। इसके अलावा जैसे अपन बात करते हैं जरगा पर्वत की, वो इसी अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे महत्वपूर्ण पर्वत चोटी के रूप में यदि है तो जरगा की ऊंचाई है 1431 मीटर और ये उदयपुर में, ठीक है। और इसके अलावा अपन देखें जैसे कि कुंभलगढ़ जो है वो 1224 मीटर ऊंचा है और यह राजसमंद में स्थित है। तो यह जो प्रमुख चोटियां इस भाग में पाई जाती है, ठीक है। और अपने गुरु शिखर की अपन बात करें तो गुरु शिखर के लिए कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड ने इसको संतों का शिखर कहा था। यानी यहाँ पे ये एकांत में था और पूर्ण रूप से साइलेंट का एरिया था जहाँ पर कई ऋषि मुनि है उन्होंने तपस्या की होगी, जिसके कारण इसकी एकांतता के कारण इसने इसको क्या कह दिया? संतों का शिखर कह दिया, ठीक है ना। इस प्रकार से अन्य जो गुरु शिखर की विशेषता है वो यह है कि उत्तर में हिमालय एवरेस्ट जो चोटी है, एवरेस्ट से दक्षिण में जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं के बीच सबसे ऊंची चोटी यही है। ये प्रश्न आया भी था कि माउंट एवरेस्ट से दक्षिण में, उत्तर में माउंट एवरेस्ट और दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर ही सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये प्रमुख चोटियां यहाँ पे है, गुरु शिखर है, शेर है, जरगा है, दिलवाड़ा है, कुंभलगढ़ है, आबू है, अचलगढ़ है, प्रमुख चोटियां इस भाग में पाई जाती है, ठीक है। कई तरह के पठार यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इसी भाग में कई तरह के पठार देखने को मिलते हैं। यदि पठारों की अपन बात करें तो यहाँ पे कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में, कुंभलगढ़ और उदयपुर के अंदर गोगुंदा के बीच में यहाँ एक पठार पाया जाता है इस भाग में, भोराट का पठार। भोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में पाया जाता है। तो भोराट का पठार ये यदि अपन देखें तो मुख्य रूप से ये कुंभलगढ़ वह गोगुंदा के बीच में अवस्थित है। कुंभलगढ़ गोगुंदा के बीच में अवस्थित पठार है। कौन सा पठार है? भोराट का पठार, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे कि लसाड़िया का पठार इस भाग में पाया जाता है। तो ये पहाड़, इस पठार की यदि अपन बात करते हैं तो ये जयसमंद झील के पूर्व में अवस्थित है। जयसमंद झील के पूर्व में अवस्थित एक पठार है जिसको बोलते हैं लसाड़िया का पठार, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे अपन इधर भीलवाड़े की साइड में जाते हैं, यहाँ पे जैसे बिजोलिया, तो बिजोलिया जो पठार है तो यहाँ
भीलवाड़ा के आसपास में ये वाला क्षेत्र है। और यह जो प्राचीन समय में बिजोलिया किसान आंदोलन जो हुआ था वो यहीं से संचालित था। बिजोलिया किसान आंदोलन जो था वो यहीं से संचालित था। इसके अलावा अपन चित्तौड़ वाला जो किला है यहाँ इसके आसपास में देखें, चित्तौड़ के आसपास में, तो यहाँ एक पठार जिसका नाम है मेषा का पठार, ठीक है ना। और इसी पठार पर चित्तौड़ का किला है। चित्तौड़ का किला किस पठार पे है? मेषा के पठार पर ही अवस्थित है। तो इस प्रकार से यहाँ इस भाग में कई तरह के पठार पाए जाते हैं। पठार का मतलब यानी धरातल से ऊपर उठा हुआ भाग और उसका जो ऊपरी सिरा है वो कुछ प्लेट हो, तो इस तरह की संरचना जब बना जाती है तो इस तरह का जो भाग है वो पठार कहलाता है, ठीक है। और यदि इसके शिखर हो जाता है तो फिर पर्वत श्रेणी या पर्वत चोटी कहलाता है, ठीक है। अब ये तो प्रमुख पठार यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यदि अपन देखें, ये आबू जो सिरोही साइड वाला जो क्षेत्र है, हालांकि इसमें एक अलग से वर्णन आता है कि सिरोही के आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं इनको आबू पर्वत खंड में शामिल करते हैं। आबू पर्वत खंड में शामिल करते हैं इनको, ठीक है ना। तो सिरोही का जो ये वाला भाग है, यहाँ सिरोही का जो पश्चिमी भाग है यहाँ कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती है। सिरोही के पश्चिमी भाग में जो पहाड़ियाँ पाई जाती है उन पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में जैसे बहकर कहते हैं, ठीक है ना। क्या नाम से पुकारते हैं? बहकर के नाम से पुकारते हैं। इसमें जैसे रोजा बहकर, इसराना बहकर, ठीक है ना। तो ये पहाड़ियाँ पाई जाती है। मुख्य रूप से ये जो पहाड़ियाँ हैं ये यहाँ जालोर के अंदर है, लेकिन यहाँ जालोर जिले में रोजा बहकर, इसराना बहकर किस जिले में अवस्थित है? जालोर जिले में अवस्थित है, ठीक है। लेकिन इन पहाड़ियों को बहकर के नाम से पुकारा जाता है। इनका ढाल जो होता है, इन पहाड़ियों का जो ढाल है वो काफ़ी तीव्र होता है, ढाल काफ़ी तेज होता है। ये इनकी विशेषता पाई जाती है। तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ हैं जिनको स्थानीय भाषा में बहकर के नाम से पुकारते हैं। इसके अलावा जालोर के आसपास में कई पहाड़ियाँ हैं, उनको छप्पन की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। यहीं पे कुछ पहाड़ियाँ, उनको छप्पन की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये भी महत्वपूर्ण है इस प्रदेश में पाई जाने वाली पहाड़ियों के बारे में। उदयपुर के आसपास की पहाड़ियाँ, उदयपुर जो शहर है, उदयपुर के चारों ओर की पहाड़ियाँ इसी भाग में आती है। उदयपुर के चारों ओर की पहाड़ियाँ, ठीक है ना। तो ये जो अपना उदयपुर जो शहर है उसके चारों ओर की जो पहाड़ी श्रृंखलाएं पाई जाती है उनको गिरवा कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न आ जाए गिरवा किसे कहते हैं, तो उदयपुर के चारों ओर की पहाड़ियों को किस नाम से पुकारते हैं? गिरवा के नाम से पुकारते हैं, ठीक है ना। गिरवा का अर्थ होता है पहाड़ियों की मेखला, पहाड़ियों की मेखला, ठीक है ना। इसको गिरवा बोलते हैं, ठीक है। तो यह प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, जैसे उदयपुर के आसपास में गिरवा, सिरोही में जो पहाड़ियाँ हैं तीव्र ढाल वाली उनको बहकर के नाम से पुकारा जाता है। जैसे रोजा बहकर, इसराना बहकर, है ना, इनको विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। तो ये प्रमुख अरावली का जो दक्षिणी भाग था उसकी प्रमुख पहाड़ी क्षेत्र है जिसकी अपन ने यहाँ पे चर्चा की है। इसके अलावा यहाँ एक महत्वपूर्ण है आबू क्षेत्र में, यहाँ कई पहाड़ियाँ हैं, उनकी एक विशेष शेप के कारण, आबू जो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ उन पहाड़ियों की शेप के कारण उनको एक नाम दिया गया है, वो इन्हीं पहाड़ियों में अवस्थित है। जैसे कि टोडरोक, ननरोक, इस प्रकार से मेंढक की आकृति में है, ठीक है। तो उनकी आकृति के आधार पर कई पहाड़ियों को नाम दे रखा है टोडरोक और ननरोक। तो ये आबू पर्वत खंड में ही पाई जाती है। इसी अरावली के अंदर जो बूंदी की पहाड़ियां हैं, बूंदी की जो पहाड़ियां हैं उसको बोलते हैं आडावाला की पहाड़ियां, आडावाला की पहाड़ियां, ठीक है। तो ये अपना बूंदी है, कोटा के पास में ये वाला बूंदी वाला स्थल। तो यहाँ इसके नज़दीक वाली जो पहाड़ियाँ यहाँ मिलती है तो उसको आडावाला की पहाड़ियों के नाम से पुकारा जाता है। तो कुछ पहाड़ियाँ इधर उधर भी देखने को मिलती है। और अपन यहाँ देखें तो प्रमुख चोटी की अपन ने चर्चा की है। तो महत्वपूर्ण जो प्रश्न बार बार आता है वो यही आता है गुरु शिखर के बारे में, ठीक है ना। इसके ऊपर एक क्रेटर झील और है
यहाँ पे एक क्रेटर झील भी पाई जाती है, ठीक है ना। आबू में, माउंट आबू पर्वत जो है उसमें क्रेटर झील भी पाई जाती है, जिसका नाम क्या लिखा है, नक्की झील। और किंवदंती इस तरह की है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद करके इसका निर्माण किया था, बल्कि है ये क्रेटर झील। ज्वालामुखी उद्गार से, विस्फोट से जो गड्ढा बन जाता है, उसमें फिर कालांतर में बरसात का पानी भर जाता है, तो उसके कारण इस तरह की झील है उसका निर्माण होता है और उसको क्रेटर झील के नाम से पुकारा जाता है। तो ये था अरावली का प्रमुख क्षेत्र बंटवारा अपन ने देखा, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली की अपन ने चर्चा की थी। अपन यहाँ देखते हैं उदयपुर के दक्षिण में चित्तौड़ वाला जो इलाका है, जिसमें अपन ने मेसा का पठार देखा है, लसाड़िया वाला जो क्षेत्र देखा है, ठीक है ना। और इधर बांसवाड़ी की ओर अपन चलेंगे, प्रतापगढ़ की ओर चलेंगे, तो ये जो पूरा भाग आ गया वो मध्य भारत का पठार आ गया। अब यहाँ पे मध्य भारत का पठार, ठीक है ना। अरावली का भाग ना होकर के ये किसका है, मध्य भारत का पठार पाया जाता है। आगे जाकर के ये किस में मिल जाएगा, आगे अपन बढ़ेंगे तो यहाँ ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है उसका हिस्सा हो जाएगा, विंध्याचल का हिस्सा। और यहाँ मालवा का पठार आपको पता ही है। तो ये विस्तृत अपन पढ़ेंगे इन पठारों के बारे में। भारत के भूगोल के अंदर भारत का भौतिक विभाजन करेंगे तो उसमें विस्तार से इसकी चर्चा अपन करेंगे। तो था अरावली पर्वतीय खंड। अगले वीडियो में अपन देखेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश, उसकी विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।